सो हे वीप्स, नेक्सस हियर। सो आज की स्टोरी है डियाब्लो की, जो कि एंशिएंट पीरियड में काफी पावरफुल डार्क मैजिशियन था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था जिसकी पावर को देखकर गॉड्स भी डरने लगे थे। और उसी डर के चलते 12 गॉड्स ने मिलकर उसको एक दिन सील कर दिया। मगर अब डियाब्लो वापस आ चुका है अपना रिवेंज लेने। सो अगर आपको रिइंकार्नेशन या ओपीएमसी वाली मानवा पसंद है तो आपको ये मानवा काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। सो बिना और ज्यादा टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोगों को दिखाया जाता है किंगडम ऑफ सेल्डम का एल्ड हाउस होल्ड। एंड हम लोग देखते हैं उसके अंदर कोई सोकर उठा होता है और उसको एक सपना बार बार सता रहा होता है। एंड वो बताता है कि उसका नाम जेमी वेल्टन है और वो किंगडम ऑफ सेल्डम के एल हाउस होल्ड का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है और उनका सक्सेसर भी है। और वो बताता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में डियाब्लो नाम से जाना जाता था, जो कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क मेज था, जिससे गॉड्स तक डरते थे। इसी वजह से उन्होंने मिलकर इसको सील कर दिया। बट इसने भी बदला लेने का वादा किया था। बट एक बार मुझे एक डायमेंशन रिफ्ट दिखी और जब मैंने उससे आजाद होने की कोशिश की तो मैं यहाँ बॉर्न हो गया। और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और देखते ही देखते 9 साल बीत गए और वे एक नोबल फैमिली में बड़ा हुआ। देन वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, हाँ आज का दिन भी लगता है थकावट वाला होने वाला है। और तभी उसको एक आवाज आती है, यंग मास्टर। वो उस तरफ देखता है तो वो उसकी नैनी होती है। वो कहती है, आखिर आप क्या कर रहे थे? जेमी कहता है, मैं बस बाहर का नजारा देख रहा था। और वो नैनी फालतू में ही उसकी तारीफ करने लगती है। देन वो उसको बहुत प्यार से तैयार कर देती है और उसको कहीं पर ले जाती है। वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद कहती है, सर हमारे यंग मास्टर आ चुके हैं। जेमी सोच रहा होता है, अरे नहीं, फिर वो सब शुरू होने वाला है। और वो जिससे डर रहा होता है वो होती है उसकी खुद की फैमिली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बी लविंग होती है और उसको एक बिल्कुल प्यारे से बच्चे के जैसे ट्रीट करती है। बट जेमी भी उनके सामने जाते ही क्यूट बनने के नाटक करने लगता है। एंड उसकी फैमिली में 3 लोग होते हैं। एक होती है उसकी मदर, जो कि बेली हाउस होल्ड की सोल डॉटर होती है। एंड उसके फादर होते हैं किंगडम ऑफ सेल्डम की 5 स्वॉर्ड मास्टर्स में से एक, उनका नाम होता है आर्गनम वेल्टन। एंड लास्ट में होती है उसकी छोटी बहन सारा वेल्टन। और उसकी फैमिली काफी ज्यादा लवली है, इसी वजह से उसको भी क्यूट बनकर रहना पड़ता है। लेकिन ये सब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इन्हीं सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है। एंड अपने रूम में आते ही बेड पर ढेर हो जाता है। एंड वो कहता है, ये तो अच्छी बात है कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, नहीं तो एक छोटे बच्चे की तरीके बोलने में और क्यूट बनने में मेरी हालत खराब हो जाती थी। वैसे मुझे ये घर पसंद भी है क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटीज हैं और हाँ, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। और उसके पीछे एक छोटा सा मॉस्टर टाइप में कुछ आ जाता है। जेमी सोच रहा होता है, मेरी पावर्स अभी बहुत ज्यादा कम है, वैसे इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, लेकिन मुझे कम से कम रिइंकार्नेटेड होके दूसरा चांस तो मिला। वो बेवकूफ 12 गॉड्स अभी भी जिंदा है और अभी भी उनका नेचर एक पैरासाइट जैसा है, क्योंकि वो अपने फॉलोअर्स पे फीड करते हैं। हालांकि अभी इस टाइम मेरी पावर इतनी भी कम नहीं है, क्योंकि इस एरा में डार्क मैजिक प्रैक्टिस नहीं किया जाता। टाइम पूरी तरह से मेरे ही साइड है और तुम 12 गॉड्स अपने सिंहासन पे मजे कर लो, सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ रीगेन नहीं कर लेता। बट तभी वहाँ पर नैनी आ जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा क्यूट बनने लगता है। बट ये सब उसको सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में ही करना पड़ रहा होता है। देन वो अपनी मदर के पास स्टोरी सुनने चला जाता है। देन थोड़ी देर बाद स्टोरी खत्म हो जाती है। उसकी मॉम मुझसे पूछती है, आखिर तुम्हें स्टोरी कैसी लगी? जेमी कहता है, बहुत अच्छी लगी और मैं भी एक दिन ग्रेट मेज बनूंगा। उसकी मॉम कहती है, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल बनोगे, क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। देन वो सरकास्टिक वे में कहती है, और वैसे भी तुम 3 मेज टीचर्स को तो हरा ही चुके हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, फादर ने कहा है वो तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल मेज ढूंढेंगे। देन जेमी वहाँ से जाने लगता है। उसकी मदर पूछती, तुम क्या लाइब्रेरी जा रहे हो? वो कहता है, हाँ। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जेमी को, जो कि कहीं बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। देन वो बुक को बंद कर देता है, क्योंकि जो भी वो उसमें ढूंढ रहा होता है वो उसको मिला नहीं होता। उसको बिल्कुल नई मानव ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में जानना था और उसको किसी भी बुक में कुछ भी नहीं मिल रहा होता। वो कहता है, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि फिर से खाना खाने का टाइम आ चुका है। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है, बट उसको रास्ते में कोई दिखता है और उस बंदे में से काफी भयंकर ऑरा निकल रहा होता है, जिसको देखकर जेमी समझ जाता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कम से कम रैंक 7 का तो मेज होगा ही, लेकिन वो इतना अंदर तक कैसे आ गया? क्या किसी ने उसको रोका नहीं? और या तो वो टेलीपोर्ट करके आया है और या तो कोई घुसपैठिया है जो कि हमारे यहाँ से कुछ चोरी करने आया है। वो उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? वो बंदा जेमी को देखता है एंड उसको जेमी के अंदर से काफी ऑरा निकलता हुआ दिख रहा होता है। वो कहता है, हाँ इंटरेस्टिंग, वैसे भी शेर का बेटा शेर ही होता है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जेमी सोच रहा होता है, अगर इस टाइम मेरे पास अपनी रियल पावर की हाफ पावर भी होती तो फिर भी मैं इस आदमी को अब तक घुटने मिला चुका होता, लेकिन मैं बस खड़ा ही नहीं रह सकता, मुझे इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। एंड वो बंदा भी जेमी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि 9 साल के बच्चे के हिसाब से उसके अंदर काफी ज्यादा माना होता है। एंड वो बंदा कहता है, तो मुझे दिखाओ तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। डियाब्लो कहता है, आखिर तुम्हारा मेरे टेस्ट लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं हूँ डियाब्लो वॉलपिर, जिससे गॉड्स तक डरते हैं। एंड वो ये कहने के साथ ही उस पर अटैक कर देता है, बट उस अटैक से उस बंदे को कुछ भी नहीं होता, जिसको देखकर डियाब्लो हैरान होता है। एंड डियाब्लो की पावर को देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है।
वो सोच रहा होता है कि आखिरकार एक 9 साल का बच्चा इतना पावरफुल स्पेल कैसे कास्ट कर सकता है। देन वो डियाब्लो पे अटैक कर देता है एंड डियाब्लो भी उस बंदे की पावर से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है एंड वो कहता है ये स्पेल तो काफी ज्यादा अच्छा है बट ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे तो इसमें रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। और इसी चीज को देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बंदा ये बात हजम नहीं कर पा रहा होता कि एक 9 साल के बच्चे को स्पेल्स के बारे में इतना ज्यादा जानकारी हो। बट तभी वहां पर जेमी का फादर आ जाता है जो कि उस स्पेल को काट देता है एंड वो जेमी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसको देखकर डियाब्लो नाटक करने लगता है एंड काफी ज्यादा भोला बन जाता है, जिस चीज को वो बंदा भी देख रहा होता है। देन डियाब्लो का फादर उस बंदे से कहता है मार्कस जो भी तुमने किया है वो तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन वो बंदा अचानक से हंसने लगता है और उसके फादर से मजाक करने लगता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं मार्कस और आर्गेनो बैठकर बात कर रहे होते हैं। आर्गेनो कहता है जिस पर तुमने हमला किया था वो मेरा बेटा था। मार्कस कहता है हाँ मुझे पता है, जिसको सुनकर आर्गेनो चिढ़ जाता है एंड कहता है क्या तुम्हें पता था वो मेरा बेटा है और उसके बाद भी तुमने ऐसा किया। मार्कस कहता है शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ तुम अपने बच्चे को कितना जानते हो। आर्गेनो कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। मार्कस कहता है तुम्हें क्या लगता है वो कितने आगे तक जाएगा। आर्गेनो कहता है मैंने यही जानने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था लेकिन तुमने उस पर अटैक कर दिया। मार्कस कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम अपने बच्चे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो और हाँ मैं उसको अपना स्टूडेंट बनाने की तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता हूँ। और हम लोगों को बताया जाता है मार्कस 8 रैंक का मेज है जो कि इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है। आर्गेनो सोच रहा होता है कि ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है तो आखिरकार ये मेरे बेटे को अपना स्टूडेंट क्यों नहीं बनाना चाहता। क्या मेरा बेटा उतना ज्यादा गिफ्टेड नहीं है जितना मैंने सोचा था। मार्कस उससे कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्गेनो कहता है तो फिर बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मार्कस कहता है मैं उसको अपना स्टूडेंट इस वजह से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता। तुम्हारे बेटे ने मेरे स्पेल के आर पार भी देख लिया, जिसको सुनकर आर्गेनो हैरान हो जाता है एंड सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे पता था कि मेरा बेटा टैलेंटेड है लेकिन इतना ज्यादा। मार्कस कहता है तुम हैरान क्यों हो गए, मैंने बिल्कुल सही कहा है। जब मैंने उसके ऊपर स्पेल कास्ट किया था तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मेरे स्पेल से उसका कुछ भी नहीं होगा। और तो और बस इतना ही नहीं, और अगर हम लोग ढंग से देखें तो तुम्हारा बेटा अभी भी राउंड 3 का एक मेज है, वो भी बिना किसी की हेल्प से। नहीं अगर हम लोग सही से कैलकुलेशन लगाए तो वो राउंड 4 का मेज है, वो एक प्रोडिजी है। बस इतना ही नहीं, मैंने उसके जैसा लड़का कभी नहीं देखा, उसे किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है, बस तुम जितना भी कर सकते हो उसका सपोर्ट करते रहो ताकि वो एक कंप्लीट मेज बन सके। और अगर मैं उसका पोटेंशियल बताऊं तो 9 रैंक का मेज बन सकता है जिनका जिक्र सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियों में था। जिसको सुनकर आर्गेनो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो ये सुनकर हैरान हो चुका होता है कि उसका बेटा एक 9 रैंक का लेजेंडरी मेज बन सकता है। तभी मार्कस वहाँ से उठता है एंड उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसके बेटे के ऊपर अटैक किया था। देन वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं डियाब्लो को जो कि अपने रूम में आया होता है एंड वो हमेशा की तरह काफी ज्यादा थका होता है। देन वो कहता है वो मेज तो काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसने जो भी स्पेल यूज किया था उसको यूज करना कोई आम बात नहीं है। और उसको छोड़ो, उससे ज्यादा मैं इम्प्रेस हूँ अपने फादर से, उन्होंने उस अटैक को मक्खन की तरीके काट दिया। हाँ वैसे भी आखिर वो फादर ही किसके हैं, मेरे, तो उनसे मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। और वो काफी खुश लग रहा होता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है क्या हुआ तुम इतने खुश क्यों हो। एंड वो आवाज होती है मार्कस की जो कि उसी के बेड में बैठा होता है, जिसको वहाँ पर देख के डियाब्लो चौंक जाता है। देन वो उसे पूछता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए। मार्कस कहता है मैं तो बस टेलीपोर्ट होकर आया हूँ। डियाब्लो सोचता है मुझे पता था ये आम बुड्ढा नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतनी आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता है। मार्कस कहता है तुम अपने फादर के सामने तो काफी ज्यादा मासूम बन रहे थे लेकिन मेरे सामने आते ही तुम बिल्कुल चंट हो गए। डियाब्लो कहता है ऑब्वियसली क्योंकि फैमिली मेंबर्स और स्ट्रेंजर्स में फर्क होता है। देन मार्कस उसको एक बुक देता है एंड उससे कहता है तुम जो भी माना ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हो वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, सो मैंने तुम्हें ये बुक दी है। इस बुक में माना ब्रीदिंग के बारे में सारे सीक्रेट्स हैं जो कि मैंने अपने हाथों से लिखे हैं और तुम पहले ऐसे बंदे हो जिसको मैं ये बुक पढ़ने को दे रहा हूँ। डियाब्लो उस बुक को ले लेता है एंड ध्यान से देखने लगता है। मार्कस कहता है मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो देखते हैं जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके होगे। डियाब्लो कहता है तुम हैरान हो जाओगे, तो चलो इसकी बुक पढ़कर देखते हैं कि आखिर कितना शानदार मेज है। देन वो उसकी बुक को थोड़ी देर पढ़ने के बाद कहता है मुझे पता था कि ये बुक काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है लेकिन मैं गलत निकला, ये तो सबसे अच्छी है, लेकिन इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लिखे हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके हिसाब से माना कि पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा और तो और इतने ज्यादा छोटे टुकड़ों में कि हमारी स्किन उनको आराम से अब्सॉर्ब कर सके। ये इतना ज्यादा मुश्किल है कि हर कोई इसको नहीं कर सकता और ऊपर से इसको अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से रिप्लेस करना नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं भी कोई आम इंसान नहीं, मैं हूँ डियाब्लो। उस बुड्ढे ने सच में बहुत अच्छा काम किया है, मैं इस बुक का पूरा नॉलेज चूस लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एंड वो अपने हाथ में एक मॉन्स्टर को समन करने लगता है एंड वो अपने पेट से कहता है माना को ब्रेक डाउन करो एंड डियाब्लो को ये कहता है उसका पेट वही
चीज करने लगता है। डियाब्लो कहता है उस बुढ़े की बुक की टेक्निक में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी बाधा थी, और वो थी माना कि पार्टिकल को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, एंड उसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस एंड अच्छा फॉर्म चाहिए। लेकिन मुझे इन सब चीजों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास है ब्लैक, क्योंकि मेरे ब्लैक के साथ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए मेरे लिए माना को ब्रेक डाउन करने का काम वो करेगा। पहला ऑब्स्टिकल तो दूर हो गया, एंड दूसरा ऑब्स्टिकल ये है, अगर मेरे हार्ट में कोई भी माना ऑब्जॉर्ब करने की लिमिट होगी तो मैं सिंपली अपनी बाकी बॉडी पार्ट्स में भी माना स्टोर कर लूंगा, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। देन थोड़ा टाइम बीत जाता है एंड हम लोग देखते हैं डियाब्लो के रूम के बाहर उसकी नैनी खड़ी होती है, क्योंकि वो डियाब्लो को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई होती है, इसीलिए वो अपने साथ डियाब्लो के फादर को भी लाई होती है। डियाब्लो को देखकर उसका फादर भी हैरान हो जाता है एंड सोचता है मुझे पक्का पता है जरूर मार्कस ने जेमी को कुछ दिया होगा, लेकिन फिर भी उसका रातों रात माना इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, इतना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मेरे लड़के में इतना ज्यादा पोटेंशियल है। आर्गनो नैनी से कहता है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। देन आर्गनो वहाँ से जाने लगता है एंड जाते जाते अपने बेटे के बारे में ही सोच रहा होता है, और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके बेटे में रैंक 9 का मेज बनने का पोटेंशियल है। फिर कुछ टाइम बीत जाता है एंड हम लोग देखते हैं डियाब्लो की आंखें खुलती हैं। वो कहता है मानो को ब्रेक डाउन करना पहले बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब वो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अभी भी मेरी बॉडी की माना स्टोर करने की लिमिट रैंक 4 की है। तभी ब्लैक कुछ कहता है, डियाब्लो रिप्लाई करता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अपने बॉडी को मॉडिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन वैसे भी ये बॉडी काफी ज्यादा कमजोर रही है। देन वो थोड़ी देर तक ब्लैक से बात करता है। देन वो ब्लैक को इनविजिबल होने का इंस्ट्रक्शन देता है। वो कहता है मैं फादर से मिलने जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता वो तुम्हें देखे। देन ब्लैक ऐसा ही करता है। डियाब्लो कहता है बहुत बढ़िया, मुझे अपने सर्वेंट से यही उम्मीद थी। देन वो वहाँ से जाने लगता है और उसके अंदर से ब्लैक एनर्जी का ऑरा निकल रहा होता है, और जैसे ही वो अपने फादर के पास पहुँचता है वो देखता है उनके पास एक बंदा भी बैठा होता है। वो बंदा कहता है आपके एरिया में पहले कोई भी तरीके का रिलीजन नहीं रहा है, मैं चाहता हूँ कि आपके लोग हमारे गॉड जेनेट में भरोसा रखें। आर्गोनस कहता है बिल्कुल, अगर इससे मेरे लोगों की मदद होगी तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। वो बंदा कहता है आखिर आपको मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। आर्गोनस कहता है मेरा मतलब बस यही है, तुम्हारे गॉड जेनेट में भरोसा रखने से मेरे लोगों का फायदा ही होना चाहिए, और तभी मैं इसको अलाउ करूंगा, नहीं तो रहने दो फिर। और मुझे ये लगता है आप काफी ज्यादा बिजी हो गए, तो शायद से आपको चलना चाहिए। तो वो बंदा मुंह बनाकर वहां से चला जाता है एंड उस बंदे के जाते ही आर्गोनस के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये था वो उस बंदे से हंसी खुशी बात करने का नाटक कर रहा था, एंड डियाब्लो भी उन सबकी बातें वहां पर छुप कर सुन रहा होता है। और वो उस आदमी को देखते कहता है मैं इसको जानता हूँ, वो सिंबल, और तो और मैं उसके बूढ़े फ्लैश में उसकी घिनौनी पावर को महसूस कर सकता हूँ। कैसे 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 जेनिथ, आखिर तुम्हारी हमारे यहाँ पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर फादर ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? वो क्यों चाहते हैं कि हमारी पब्लिक जेनिथ में फेथ रखे? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने एरिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दे सकता, लेकिन मेरी पावर्स लिमिटेड है, तो ये करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे फादर को उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। देन वो अपने फादर के पास पहुंच जाता है। आर्गोनस कहता है जो तुम रात में करने का ट्राई कर रहे थे वो तुमने कर लिया क्या? जेमी कहता है हाँ फादर। देन वो लोग थोड़ी देर तक बात करते हैं, बट तभी आर्गोनस कुछ नोटिस करता है जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। वो देख रहा होता है कि जेमी की बॉडी लगातार माना अब्सॉर्ब कर रही होती है, और माना सिर्फ और सिर्फ उसके हार्ट में स्टोर नहीं हो रहा होता, बल्कि सारे बॉडी पार्ट्स में स्टोर हो रहा होता है, जो कि बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं, और ये सब जेमी ने 9 साल की उम्र में कर लिया। देन वो जेमी से घबराते हुए पूछता है जेमी क्या तुमने सच में वो बुक को पूरा पढ़ लिया जो कि तुम्हें मार्कस ने दी थी? जेमी कहता है हाँ बिल्कुल, और बस इतना ही नहीं, मैंने तो उसमें कुछ गलतियां भी निकाली हैं, जिसको सुनकर वो चौंक जाता है। देन वो ब्लैक की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या वो एक क्रिएचर है जिसको कि तुमने समन किया है? जेमी कहता है क्या आपको ये दिख गया? वो सोचता है लेकिन कैसे, उसने तो इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज किया था, आखिर फिर फादर ने उसको कैसे देख लिया? आर्गोनस कहता है वो तो बैट की तरह लग रहा है ना, आखिर वो कितना बड़ा है? जेमी कहता है हाँ मैंने उसको बैट के शेप में ही बनाया था, और मैंने ये बात आपको नहीं बताई ताकि आप हैरान ना हो जाओ। जिसको सुनकर आर्गोनस खुश हो जाता है और उसको अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा होता है। वो काफी देर तक उसकी बड़ाई करता रहता है, जिसकी वजह से आर्गोनस का फिर से दिमाग खराब हो जाता है। देन तभी कुछ टाइम बीत जाता है एंड हम लोग देखते हैं डियाब्लो को, और उसने कोई हुडी जैसी पहनी होती है जैसे कि वो चोरी छुपे कहीं जा रहा हो। तभी वो ब्लैक को बुलाता है और वहाँ पर ब्लैक आ जाता है, और हम लोगों को ब्लैक का लुक भी चेंज लग रहा होता है। डियाब्लो ब्लैक से कहता है तो चलो, और ब्लैक उसको उड़ा के कहीं पे ले जाने लगता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं 2 लोगों को जो कि बैठकर आपस में बहस कर रहे होते हैं, और हम लोगों को पता चलता है वो लोग क्रिमिनल होते हैं। उनका लीडर उन लोगों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा रहा होता है, बट अगर आर्गनो को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, और फिर की खैर नहीं, इसी वजह से वो लोग काफी ज्यादा डर भी रहे होते हैं, और अगर वो अपने काम को छोड़ेंगे तो उनको
गैंग वाले नहीं छोड़ेंगे और अगर वो लोग काम करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आर्गोनो उनको खत्म कर देगा। इसी वजह से वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डियाब्लो आ जाता है, जिसको देखकर वो लोग सतर्क हो जाते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं आखिर तुम कौन हो? डियाब्लो कहता है तुम लोगों ने भी क्या पूछा, मैं कौन हूँ? एक बंदा कहता है अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। एंड वो दोनों ही डियाब्लो पे अटैक कर देते हैं, बट डियाब्लो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी उनको एक आवाज आती है, तुम चूजे अभी क्या बात कर रहे थे? तुम लोग जो भी बात कर रहे थे वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और अब मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तभी वो उनके ऊपर माइंड कंट्रोल स्पेल का यूज करता है एंड वो लोग डियाब्लो को सब कुछ सच सच बता देते हैं। एंड उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोच रहा होता है अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ गॉड ही ह्यूमन के बीच में आ रहे थे और यहाँ तो ह्यूमंस भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देन वो उन दोनों को कमांड देता है, तुम लोग यहाँ से सीधा एल हाउस रोड में जाओ और वहाँ पर अपने प्लान की सारी डिटेल्स बता दो। देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं एंड डियाब्लो भी वहाँ से निकलने वाला होता है। बट तभी वहाँ पर उनमें से एक बंदे की लाश आके गिरती है एंड हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ और बंदे भी आ रहे होते हैं और जो उनके टीम का लीडर होता है उसी ने इन लोगों को मारा होता है। डियाब्लो कहता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों पे हमला करने की। तभी वो अपने दोनों आदमियों की लाइफ को एक्सटेंड कर देता है एंड वहाँ पर जो बुढ़ा होता है वो डियाब्लो को देखकर कहता है आखिर कौन हो तुम जिसको मरने का इतना शौक है। एंड वो अपने आदमी उस कह के डियाब्लो के मरे हुए लोगों को वापस घसीटने लगता है, जो कि डियाब्लो की स्पेल की वजह से जिंदा हो चुके होते हैं। एंड वो डियाब्लो के ऊपर एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसके सर में छेद हो जाता है और वो यही नहीं रुका होता, वो लगातार डियाब्लो के ऊपर अटैक करता ही जाता है जिसकी वजह से डियाब्लो अधमरा हो जाता है। एंड वो बुढ़ा कहता है बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही तड़पो, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। एंड वो अपने हाथों में बहुत बड़ा सा अटैक बना लेता है। देन वो उस पर शूट भी कर देता है। तभी उसका साथी कहता है सर आपने फिन पर अटैक क्यों कर दिया? वो बुड्ढा कहता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने उस लड़की पर अटैक किया था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हारा खत्म हो गया क्या? वैसे तुमको अपने साथी को मारकर कैसा लग रहा है? वो बुड्ढा उसकी तरफ देख के सोचता है आखिर ये कैसा क्रिएचर है, ये मरा क्यों नहीं और उसकी बॉडी के आसपास ये ऑमनियस ऑरा कैसे निकल रहा है? डोरोव कहता है तुम्हारे पास रैंक 3 में जितनी भी पावर नहीं है और तुम एक्टिंग तो ऐसे करते हो जैसे तुम बहुत पावरफुल हो। वो बुड्ढा उससे डर कर पीछे हटने लगता है। देन वो उस पे एक अटैक कर देता है, रैंक 3 एक्सप्लोजन स्पेल बस्ट, अब मरो बच्चे। बट तभी हम देखते हैं उसका अटैक पूरी तरह से गायब हो जाता है। एंड हम लोग देखते हैं डियाब्लो को जो कि काइंड उस बंदे को कंट्रोल करने लगता है एंड कहता है मुझे अपने से कमजोर बंदों के दिमाग से खेलने में बहुत मजा आती है। तभी वो बंदा अपने घुटनों पे आ जाता है। उसके लोग ये सब देख के चौंक जाते हैं, क्या उसने एक ही अटैक में से डाउन कर दिया, ये तो मॉन्स्टर है। एंड वो लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी डियाब्लो उस बंदे पे कोई स्पेल का यूज करता है। देन वो उसका सर अपने हाथों से ऊपर उठाता है एंड कहता है मेरे प्यारे स्नोकर अब मेरे सवालों का जवाब दो। वो कहता है जी मास्टर, हमारे जो बॉस है वो छोटे बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। डियाब्लो कहता है क्या बस इतना ही? फिर तो तुम्हें पेलना वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। वो जो पहले के 2 बंदे थे उससे मैं डैड को नोटिफाई करवा दूंगा। तो फिर आखिर मैं इस वाले का क्या करूं? मैंने इसके दिमाग के साथ बस थोड़ा बहुत ही खेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सोल पूरी तरीके से क्रश हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये अपने आप से ही थोड़ी देर में मर जाएगा। एक रैंक 3 मेज का 100 काफी ज्यादा काम आएगा, लेकिन इसकी सोल की जो हालत है उसकी वजह से ये मेरे कुछ भी काम नहीं आने वाला। तब तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। एक रैंक 3 मेज माना का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। खाने के लिए शुक्रिया। एंड वो ये कहने के साथ ही उसका सारा का सारा माना खा जाता है। देन वो पहले वाले 2 बंदों को देखता है, कहता है आखिर मुझे तुम दोनों के साथ क्या करना चाहिए? मैंने इनको जबरदस्ती माना देकर कुछ टाइम के लिए बचाया था, पर फिर भी ये थोड़े टाइम बाद मर ही जाएंगे एंड मैं इन्हें मरने नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे और भी कुछ काम करवाने हैं। तभी वो ब्लैक को समन करता है एंड कहता है बहुत टाइम हो गया कि मैंने नेक्रोमेंसी का यूज नहीं किया। एंड बहुत लोगों को नेक्रोमेंसी का तो मतलब पता ही होगा, हाँ वही मरे हुए लोगों को एज अ ज़ॉम्बी रिवाइव करना। डियाब्लो बताता है कि ये लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट होता है, किसी के मरने के बाद उनको जिंदा करना और उनको उनकी मौत के बाद भी एक जिंदगी देना। जो भी हो तुम दोनों मेरे वफादार सर्वेंट जरूर बनोगे। ब्लैक मेरी मदद करो। तभी वो ब्लैक के साथ मिलकर कुछ करने लगता है एंड कहता है इमॉर्टैलिटी तुम्हें पुकार रही है, इसलिए तुम डेथ को भी सरपास करोगे। जागो जागो जागो। तभी वो लोग रिएनिमेट हो जाते हैं एंड उसकी घुटनों में आ जाते हैं। डियाब्लो सोचता है कुछ अलग हुआ है, इन दोनों की बॉडी से अभी भी डार्क स्मोक क्यों निकल रहा है? हाँ ऐसा लग रहा है मैंने स्पेल कास्ट करने में कुछ गलती कर दी। ऐसे तो ये मेरे लिए किसी भी काम नहीं आएंगे। क्या मुझे इनको अनसमन कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर इनके ऊपर ऐसे धुआं निकलता रहेगा तो ये लोग पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा पाएंगे और इसी वजह से मैं इनसे अपना काम नहीं निकलवा पाऊंगा। तभी ब्लैक उनमें से एक के सिर पे बैठ जाता है एंड उसके आसपास का सारा स्मोक खा जाता है। डियाब्लो कहता है बहुत बढ़िया, मुझे पता नहीं तो तुम ये भी कर सकते हो, अब ये दोनों मेरे काम आ सकते हैं। तुमने अच्छा काम किया ब्लैक। एंड
एंड वो उन दोनों से कहता है उठो, अब मैं तुम्हें तुम्हारा नाम दूंगा। तुम्हारा नाम पहले जेंस था, तुम्हारा नाम अब हो गया है एजार्ड, एंड फिलिप का नया नाम होगा राइजा। हाँ, एजार्ड एंड राइजा, कितने बढ़िया नाम है। एजार्ड कहता है क्या तुम ही ने हमें जिंदा किया है? डियाब्लो कहता है हाँ। एजार्ड जब डियाब्लो को देखता है तो वो उसकी पावर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि डियाब्लो देखने में सिर्फ और सिर्फ 9 साल का बच्चा है, एंड इसके बावजूद उसके आसपास इतना ओमनियस ऑरा निकल रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने किताबों में पढ़ा था, एक इविल जिसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। ये देखने में तो वो लग रहा है। डियाब्लो कहता है बताओ तुम्हें मैं क्या लगता हूँ, एक डीमन किंग या फिर कुछ और? तभी राइजा हिम्मत जुटाते हुए खड़ा हो जाता है एंड चिल्लाते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि तुम डीमन किंग हो या और कोई, लेकिन हमारी आंखों में तुम एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। जिसको देखकर डियाब्लो हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि उसके सर्वेंट्स ने उसके सामने सर उठाने की हिम्मत की है। देन डियाब्लो अपनी उंगली से कुछ इशारा करता है, जिसकी वजह से राइजा जमीन में धंस जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। डियाब्लो कहता है अगर आज के बाद तुमने मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत की तो तुम उसके बाद गलती दोहराने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। राइजा कहता है ठीक ठीक सर, मैं समझ गया। डियाब्लो बताता है सोल का सबमिशन ऐसे ही होता है, फिर चाहे विक्टिम की मर्जी हो या ना हो, वो मेरे इशारों पे नाचेगा, क्योंकि यही नेचुरल लॉ है काले जादू का। एंड वो लोगों से कहता है अरे हाँ, मैं एक चीज तो भूल ही चुका था, मैं कोई डीमन किंग नहीं हूँ, मैं बस एक डार्क मेज हूँ जिसने कि एक बार गॉड्स को मारने की कोशिश की थी और उसके बावजूद वो जिंदा है और अपना काम पूरा करके ही दम लेगा। मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक टास्क दे रहा हूँ, जेनेट के बिलीवर्स पे नजर रखना और सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते रहना। वो लोग कहते हैं यस सर। डियाब्लो कहता है हाँ, एक और चीज, एक ऐसे इंसान को ढूंढ के लाओ जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बारे में काफी ज्यादा जानता हो। एंड जैसे ही राइजा ऊपर देखता है डियाब्लो वहाँ पर नहीं होता, तभी उनके जाल में जान आती है और वो लोग अपने काम के लिए निकल जाते हैं। और हम लोग देखते हैं डियाब्लो को जो कि घर की तरफ वापस जा रहा होता है, बट तभी उसके पीछे से कोई टकरा जाता है। जैसे वो पीछे देखता है वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है। डियाब्लो कहता है तुम क्या अंधे हो बच्चे? वो बच्चा कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम भी तो बच्चे ही हो। एंड हम लोग देखते हैं ब्लैक ने डियाब्लो के हेयर के कलर छुपा दिया होता है। तभी डियाब्लो वहाँ से वापस जाने लगता है। वो बच्चा पीछे से कहता है ये कैसा अजीब बच्चा था, उसके बाल कितने ज्यादा भद्दे थे एंड वो बड़ों की तरह बिहेव कर रहा था। तभी ब्लैक डियाब्लो को रोक देता है, जिसको देखकर डियाब्लो हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि ब्लैक ने उसका रास्ता रोकने की हिम्मत की थी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस बच्चे ने उसको भद्दा बुलाया था। डियाब्लो उस बच्चे से कहता है अपनी जुबान पे लगाम लगाओ बच्चे, नहीं तो तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। जिसकी वजह से वो बच्चा वहाँ से डर कर भाग जाता है। डियाब्लो ब्लैक से कहता है अब तुम खुश हो, चलो अब जल्दी से मुझे घर ले चलो। तभी हम लोग देखते हैं वो लोग घर पहुंच चुके होते हैं एंड डियाब्लो ब्लैक को डांट रहा होता है। वो कहता है जो गलती तुमने आज की थी वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, एंड ब्लैक भी उसकी बात को मान जाता है। तभी डियाब्लो बेड पर ढेर हो जाता है। तभी वो जेनेट के बारे में सोचने लगता है एंड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। देन वो कहता है मैं जेनेट के फॉलोअर्स को अपनी जगह पर कदम नहीं रखने दूंगा। देन तभी सीन चेंज होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एजार्ड को जो कि अपने बेस पे जा चुका होता है एंड वो एक आदमी के सामने खड़ा होता है जो कि उसी का गैंग मेंबर होता है। वो उससे पूछता है आखिर बॉस कहाँ है? वो बंदा कहता है या आखिर तुम जिंदा कैसे हो? एजार्ड कहता है मैंने जितना पूछा उसका आंसर दो। एंड वो बंदा ये सोच सोच कर डर रहा होता है कि आखिर ये जिंदा कैसे है, क्योंकि हैरी खुद इन दोनों को मारने गया था एंड ये लोग उसको तो हरा ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग तो अच्छे से स्पेल तक नहीं कास्ट कर सकते। तभी एजार्ड उसके मुंह के पास अपना हाथ मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर दीवार में छेद हो जाता है। वो बंदा सोच रहा होता है आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। एक सेकेंड, जब से ये आया है तब से मुझे कोई भी गैंग मेंबर की आवाज नहीं आई है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि इसने उन सबको मार दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? देन वो कहता है मैं बॉस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी वहाँ पर राइजा आ जाता है एंड वो बोलता है क्या तुम सच में सच बोल रहे हो? वो बंदा कहता है हाँ, और अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तुम किसी और गैंग मेंबर से ही पूछ सकते हो, वो भी सेम ही आंसर देंगे। राइजा सोचता है बॉस को ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे मास्टर को वो चाहिए। देन वो उस आदमी से पूछता है चलो मैंने मान लिया कि तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम्हें लगता क्या है कि बॉस कहाँ होगा? तुम्हें कोई भी आइडिया है? वो बंदा कहता है मेरा बॉस दारूबाज है तो वो किसी पब में होगा, तुम लोग उसे वहीं पर ढूंढ लो। तभी वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, बट वहाँ से निकलने से पहले एजार्ड उस बंदे के एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा नॉकआउट हो जाता है। एजार्ड कहता है हम लोग इसको ही अपने मास्टर के पास ले चलेंगे। वैसे राइजा हम लोगों को इसको रखना कहाँ चाहिए, किसी जंगल में क्या? राइजा कहता है मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ आइडिया है, हम लोग इसको मेरे घर के तहखाने में रखेंगे। तभी एजार्ड उस बंदे को उठा लेता है एंड वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं उसी लड़के को जो कि थोड़ी देर पहले डियाब्लो से टकराया होता है। वो बताने क्यों गैंग मेंबर्स के अड्डे में होता है, जहाँ पर चारों ही तरफ गैंग मेंबर्स की लाशें पड़ी होती हैं, और वो लड़का वहाँ का माहौल देखकर वहाँ से निकल जाता है।
तभी वापस से सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जेमी को, जो कि अभी अभी सो के उठा होता है एंड वो लास्ट नाइट के इंसिडेंट से काफी ज्यादा थका होता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह बेड से उठ जाता है एंड तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। एंड हम लोग देखते हैं कि डाइनिंग रूम में उसके फादर भी बैठे होते हैं, बट वहाँ पर उसकी मॉम नहीं होती। तभी वो उसके पीछे से आकर उसको डरा देती है, लेकिन जेमी को पता होता है कि उसके पीछे मॉम छुपी है, लेकिन फिर भी वो डरने का नाटक करने लगता है और हमेशा की तरह उनकी बी लविंग फैमिली की बकैती चलती रहती है। देन थोड़ी देर बाद उसके डैड कहीं जाने की बात करने लगते हैं। जेमी पूछता आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उसके डैड बोलते हैं हम लोगों को कल कहीं पर जाना है। जेमी पूछता है कहाँ पर, उसकी मॉम बताती है कि एल साइमन एंड एल विल्टन मिलकर कल एक लंच ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जहाँ पर किंगडम ऑफ सेल्डम के ईस्टर्न पार्ट के सारे नोबल्स आएंगे और इस बार तुम लोग भी हमारे साथ जाओगे। देन तभी थोड़ा टाइम बीत जाता है एंड हम लोग देखते हैं डियाब्लो को, जो कि ब्लैक को बुलाता है और वो उसे कहता है जल्दी चलो, मुझे अपने दोनों नौकरों से बात करनी है। तभी ब्लैक उसको वहाँ से लेकर चला जाता है एंड हम लोग देखते हैं एजार्ट एंड राइजा को, जिनको कि डियाब्लो की प्रेजेंस का एहसास हो जाता है और वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। देन वो लोग कहते हैं मास्टर आप आ गए क्या? डियाब्लो कहता है हाँ, और उसका क्या हुआ जो मैंने काम तुमको दिया था? राइजा कहता है सॉरी, लेकिन अभी हम लोग फेथ इन जन्नत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता लगा पाए। डियाब्लो कहता है कोई नहीं, लेकिन दूसरा टास्क का क्या हुआ? वो लोग कहते हैं हाँ, हमने उनमें से एक को पकड़ लिया। एंड हम लोग देखते हैं वहाँ पर वही आदमी बंधा पड़ा होता है, जो कि डियाब्लो के हेयर का कलर देखकर चौंक जाता है और वो समझ जाता है ये भी वेल्टन हाउस होल्ड से है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा घबराने लगता है। राइजा बताता है ये बंदा रेबल्स के एग्जीक्यूटिव में से एक है और इस बंदे को हम दोनों के मर्डर के प्लान के बारे में भी पता था, लेकिन जब हम लोगों ने इससे बॉस के बारे में पूछा तो इसने कुछ भी बताने से मना कर दिया या आखिरी तक बस यही कहता रहा कि इसे कुछ नहीं पता है। डियाब्लो कहता है इसका फैसला तो मैं खुद करूंगा, इसका मुंह खोलो। तभी वो बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझे कुछ पता है, लेकिन अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम तक इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कुछ भी करूंगा। वो बंदा सोच रहा होता है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे इससे डर क्यों लग रहा है, और तो और इसकी बॉडी से इतना ज्यादा ऑमनियस माना कैसे निकल सकता है। डियाब्लो कहता है मुझे तुम्हें मारने का कोई भी मन नहीं है, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करते रहना। वो बंदा काफी डरते हुए कहता है मैं कुछ भी करूंगा, जैसा आप कहोगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे कुछ भी नुकसान मत पहुँचाना। तभी डियाब्लो कहता है अपना मुंह बंद रखो, जिसकी वजह से उसका मुंह अपने आप से ही बंद हो जाता है। डियाब्लो कहता है तुम बस मेरे लिए एक ही चीज कर सकते हो, यहाँ से सीधा एल हाउस होल्ड जाओ, तुम यहाँ से सीधा एल हाउस होल्ड जाओ और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कुछ करने का प्लान कर रही है वहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। और डियाब्लो की माइंड कंट्रोल की वजह से जैसा डियाब्लो कहता है वो बंदा वैसे ही करने लगता है। एंड डियाब्लो अपने दोनों चमचों से कहता है तुम दोनों कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। एंड वो लोग सर झुकाते हुए कहते हैं हम लोग आपकी बातों का अच्छे से पालन करेंगे। राइजा कहता है और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आपने ये ऑर्डर क्यों दिया है। डियाब्लो कहता है तुम बिल्कुल सही समझे एंड वो वहाँ से जाने लगता है। तभी राइजा उसको पीछे से रोकता है। डियाब्लो कहता है क्या हुआ? राइजा कहता है आखिर हम लोग किस तरीके के क्रिएचर बन गए हैं, हम लोगों को याद है कि हम लोग मर गए थे और इस चीज को बदला भी नहीं जा सकता और हम लोग वापस से पहले जैसा बनने को कह भी नहीं रहे क्योंकि हम लोग अपनी पावर से सेटिस्फाइड हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके का बीइंग बन चुका हूँ। डियाब्लो कहता है आखिर तुम एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हो? वो कहता है हम लोगों की मौत के बाद से हमारी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग हाई रैंकिंग डेड्स बन चुके हैं, क्या मैंने सही कहा? ये चीज को सुनकर डियाब्लो जोर से हंसने लगता है। राइजा कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मुझे माफ कर देना। डियाब्लो कहता है नहीं नहीं, मुझे सच में हंसी आ गई क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी अनडेड होता है वो मुझसे ये सवाल पूछता है कि क्या वो सच में मर चुका है, लेकिन तुम तो बिल्कुल अलग पूछ रहे हो। मैंने आज तक ऐसे डेड्स नहीं देखे जो कि अपनी लाइफ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो। तुम दोनों इंटरेस्टिंग हो। एंड वो मन में सोच रहा होता है सच में मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे अनडेड नहीं देखे। नॉर्मली जो अनडेड होते थे जो भी मैं कहता था उसका पालन करते थे, उनके अंदर ज्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है मैंने इन दोनों में कुछ खजाना ढूंढ लिया है। देन वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे के सीन को, जहाँ पर जेमी एल साइमन के यहाँ जा रहा होता है। एंड वो बताता है जैसे ही उसके फादर की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पता चला था वो गुस्से से आग बबूला हो गए थे और इसी वजह से उनका आज साइमन के पास जाने का प्लान पोस्टपोन हो गया और वो उन्हीं सब चीजों को सॉर्ट आउट करने में लग गए। देन वो सोचता है हम लोगों को वहाँ पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इससे बढ़िया मैं कोई टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करके वहाँ पहुंच जाता। मैंने एक हिस्ट्री बुक में अपनी मौत के बाद के कुछ इंसिडेंट देखे थे। मेरी मौत के बाद एक बार तो अंडरवर्ल्ड के क्रिएचर अर्थ पर कब्जा करने आ गए थे एंड उस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद तो खुद म खुद डीमन किंग को ही समन किया गया था, लेकिन कोई भी इवेंट इतने ज्यादा बड़े नहीं थे, किसी में भी इतनी ज्यादा तबाही नहीं मची थी। लेकिन अब और नहीं, मैं
इस शांति को खत्म करूंगा और मैं सारे के सारे 12 गॉड्स को सबक सिखाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे रास्ते में क्या क्या आता है, मैं हर चीज को रौनता चला जाऊंगा। एंड हम लोग देखते हैं वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होते हैं एंड जमी वहाँ का नजारा देख रहा होता है जो कि काफी ज्यादा सुंदर होता है और वो लोग पहले से थोड़ी दूर पर होते हैं। जमी मॉम से कहता है मैं एल साइमन से पहली बार मिल रहा हूँ, मेरे तो धक धक हो रहा है। उसकी मॉम कहती है ये अच्छी बात है कि तुम एल साइमन को एडमायर करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम मेज बनने जा रहे हो तुम्हें यही करना चाहिए। एल साइमन बहुत ज्यादा बढ़िया बंदा है, जब वो तुम्हारे डैड के एज का था वो रैंक 7 मेज बन गया था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और वो ईस्टर्न रीजन के 2 सबसे बड़े नोबल्स में से एक है एंड रीजन का किंग भी है। उसका मैजिक एक ब्यूटीफुल रेड लोटस फ्लावर को रिजेंबल करता है और इसी वजह से उसका निक नेम भी यही है, रेड लोटस मेज। और तो और कुछ अफवाहें भी है कि उसने एक बार हजारों लोगों की जान ली है। जेमी कहता है अच्छा आखिर वो कैसा इंसान है? उसकी मॉम बताती है उसके हेयर्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल लाल खून जैसे। जेमी सोच रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम रेड लोटस मेज है और या तो वो रैंक 7 का मेज है, लेकिन उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वो हजारों लोगों को एक साथ मार सकता है। क्या इस टाइम में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं? मैं तो उस बंदे से बात करने के लिए बेताब हो रहा हूँ। जब मैं मार्कस से मिला था तो हम दोनों ने बस थोड़ी सी ही बात की थी, देखते हैं अब इससे मिलने के बाद क्या होता है। एंड हम लोग देखते हैं वो लोग पैलेस में पहुंच चुके होते हैं, तभी एक बंदा उनको वहाँ से पिकअप करता है एंड उनके रूम तक छोड़ देता है। उसकी मॉम कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि एल साइमन ने हम लोगों के लिए ऐसी प्रिपरेशन रखी है। जेमी कहता है बिल्कुल सही कहा। देन वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं और सबसे मिलने के लिए चले आते हैं और उस जगह पर सब कुछ बहुत तगड़े तरीके से सजा होता है। जेमी कहता है कि एल साइमन हमेशा से ही ऐसी लाइफ जीना पसंद करते हैं। उसकी मॉम कहती है बिल्कुल सही कहा और जब तुम उसको देखना तब तुम चौक मत जाना। तभी कुछ औरतें आकर उसकी मॉम की तारीफ करने लगती हैं। जेमी सोच रहा होता है ये लोग एल हाउस होल्ड का भरोसा जीतने के लिए कितना नाटक कर रहे हैं। मैं ऐसे मतलबी लोगों को अच्छे से जानता हूँ एंड मुझे उनसे सख्त नफरत है और मैं इनके जैसे मतलबी लोगों को अच्छे से जानता हूँ। ये वैसे ही लोग हैं जैसे कि मिथिकल एरा में होते थे एंड वो उस टाइम में गॉड से जुड़ने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है एंड कहता है क्या सब लोग मुझे अच्छे से सुन रहे हैं? मैं एड हाउस होल्ड का एक हम्बल एंड वफादार सर्वेंट हूँ जिसको कि आप लोगों के स्वागत करने के लिए अपॉइंट किया गया है। आशा है कि आप लोग यहाँ की फैसिलिटीज से खुश होंगे एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपनी सीट पर बैठ जाइए एंड वेलकम कीजिए एल साइमन की फैमिली का। तभी वहाँ पर एल साइमन आ जाता है एंड सभी लोगों को वेलकम करने लगता है और साइमन को देखकर जेमी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये शायद से मार्कस के लेवल का होगा। नहीं मुझे लगता है ये उससे भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने जितना भी सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, अब तो और ज्यादा मजा आएगा। तभी वहाँ पर साइमन आ जाता है एंड वो जिमी की मॉम से कहता है आप कैसी हैं? बहुत दिन हो गए हम लोगों के मिले हुए। वैसे एल वेल्टन कहीं नहीं दिख रहे, क्या वो नहीं आएंगे? वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो किसी जरूरी काम में फंस गए हैं, इसी वजह से वो कल आएंगे। साइमन कहता है अच्छा वैसे क्या ये आपका बेटा है? वो कहती है हाँ ये है मेरा बेटा जेमी विल्टन और ये है मेरी बेटी सारा विल्टन। चलो तुम दोनों अपना इंट्रोडक्शन दो। देन वो दोनों ही अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड साइमन जिमी को काफी ध्यान से देख रहा होता है। जिमी सोचता है ये तो मुझे सिर से लेके पैर तक निहार रहा है, तो फिर तो उसे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना ही पड़ेगा। और तभी जिमी अपनी थोड़ी सी पावर शो करता है जिसको देखकर साइमन मुस्कुराता है एंड कहता है तुम्हारा नाम जेमी है ना? जेमी कहता है बिल्कुल। साइमन कहता है तुम मुझसे बाद में मिलना, तब हम लोग अच्छे से बात करेंगे। जेमी कहता है बड़ी खुशी से और इसी के साथ साइमन वहाँ से चला जाता है। जेमी सोच रहा होता है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला, इससे बात करने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। और हम लोग देखते हैं जैसे ही साइमन अपनी फैमिली के पास जाता है उसका बेटा उससे पूछता है वो जो वेल्टन हाउस होल्ड का लड़का है वो कैसा है? साइमन कहता है आखिर तुम्हें 9 साल के बच्चे में इंटरेस्ट कब से आने लगा? उसका लड़का कहता है हालांकि वो अभी बच्चा है लेकिन आगे चलकर वेल्टन हाउस होल्ड का वही तो हेड बनेगा और इसी वजह से मैं अपनी एज के नोबल्स को अच्छे से समझना चाहता हूँ। साइमन कहता है वो एक ब्राइट बच्चा है, क्या तुम्हें और उसके बारे में जानना है? साइमन की वाइफ अपने बेटे से कहती है उसके साथ अच्छे रिलेशन बना कर रखना, क्योंकि हम लोगों की अलायंस वेल्टन के साथ काफी लंबे समय से रही है और तुम उसको खराब मत करना। वो कहता है आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। देन वो अपने मन में सोचता है मॉम मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं कभी भी इस तरीके के चूजे को अप्रिशिएट नहीं करूंगा, मैं उसको अपने सामने झुका के ही रहूंगा। तभी साइमन उसके कंधे पे हाथ रखता है, कहता है जैसा कि मुझे अपने बच्चे से उम्मीद थी। एंड ये सब चीजों को उसकी बहन दूर से देख रही होती है और एक काफी क्रीपी से स्माइल कर रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं जिमी को, जो कि उस जगह से निकलकर गार्डन में घूमने के लिए गया होता है एंड वो अपने से बात करते ही आगे बढ़ता रहता है। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है। जिमी उसी की तरफ अपना वेपन चार्ज कर देता है। वो देखता है कि वो होती है एक बच्ची, जिसको देखते ही वो अपना अटैक वापस ले लेता है। उसके अटैक को देखकर वो लड़की काफी जोर से डर जाती है और रोने लगती है। वो कहती है आखिर तुम कैसे लड़के हो जो तुम लड़की पे हाथ उठा रहे हो? जिमी कहता है
वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी वो अटैक कनेक्ट नहीं हुआ। तुम्हें इस बात की वजह से मेरे लिए थैंकफुल होना चाहिए। वैसे तुम हो कौन और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लड़की नखरे दिखाने लगती है क्योंकि वो जेमी को सिंप समझ रही होती है, लेकिन उससे क्या पता कि हमारा जो जिमी है वो सिंप नहीं सिग्मा है। वो कहता है जो भी तुम गेम खेलना चाहती हो मैं उसको खेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड वो ये कहने के साथ ही उस लड़की के पैर के पास अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहता है ये एक रैंक 2 का स्पेल था, एयर बुलेट। अगर किसी भी इंसान के पास लो मैजिक रेजिस्टेंस होगा तो ये बुलेट उसकी बॉडी की आर पार भी जा सकती है, और एक छोटी सी बच्ची तो पक्का इसके लिए एक बेहतर एग्जाम्पल होगा। तो ये बताओ क्या तुम अभी भी मेरे सवालों को जवाब नहीं देना चाहती हो? इन सब चीजों की वजह से वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। वो कहती है मेरा नाम ऐश है, ऐश बैलेट। जिमी कहता है बैलेट? हाँ, तुम क्या विस्काउंट बैलेट की घर की हो? वो बताती है हाँ मैं बैलेट हाउसहोल्ड की लड़की हूँ एंड मैं एक एलिमेंटलिस्ट भी हूँ। ये सुनकर जिमी हैरान हो जाता है एंड सोचता है एलिमेंटलिस्ट तो काफी ज्यादा रेयर पाए जाते हैं, और तो और काफी सारे लोग बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद भी एलिमेंटलिस्ट नहीं बन पाते। और ये लड़की कह रही है कि एलिमेंटलिस्ट है, ऊपर से इतनी छोटी सी एज में। मैं इस लड़के के आसपास स्पिरिट ऑफ विंड को सेंस कर सकता हूँ। ऐश कहती है तुमने मेरा नाम तो पूछ लिया लेकिन अपना नाम क्यों नहीं बता रहे? आखिर तुमने इतने पावरफुल स्पेल का मेरे ऊपर यूज किया है। जेमी बताता है मैं हूँ जेमी वेल्टन, वेल्टन हाउसहोल्ड का बेटा। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। एश बैलेट, वैसे मैंने कुछ सुना है कि तुम्हारे फादर विस्काउंट बैलेट मेरे फादर के एक बहुत अच्छे सर्वेंट हैं। तभी हम लोग देखते हैं एल्फ वेल्टन को जो कि एक गुंडे के सामने खड़ा होता है एंड उसने उस गुंडे को बंदी बनाया होता है। वो कह रहा होता है तुम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे जिससे कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम लोगों पे दया दिखा रहा था। लेकिन आखिर तुम्हारी मेरे साम्राज्य के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने की हिम्मत हुई कैसे? तुम लोगों ने ऐसा करके बसों बस अपनी मौत को बुलावा दिया है। अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। एंड वो वहाँ से जाते हुए अपने लोगों से कहता है कि इसको कल फांसी में लटका देना। देन वो वहाँ से साइमन की ओर निकल जाता है एंड हम लोग देखते हैं जब उन गुंडों को फांसी दी जा रही होती है तो उनका बॉस भी थोड़ी दूर से उन लोगों को देख रहा होता है। देन वापस से सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जेमी को एंड ऐश उसका पीछा कर रही होती है। जेमी कहता है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हारे फादर मेरे फादर के नौकर हैं, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तभी ऐश रोते रोते उसका हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है क्योंकि मैं कभी भी अपनी एज के लड़के से नहीं मिली हूँ और मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। जिस चीज को सुनते ही जिम्मी के होश उड़ जाते हैं एंड थोड़ी देर सोचने के बाद वो वहाँ से निकलने लगता है एंड कहता है तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। जिसकी वजह से ऐश रोने लगती है। जिम्मी सोच रहा होता है कितनी बेवकूफ बच्ची थी। दोस्त बनाना या दूसरों की केयर करना हम लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव से दूर ले जाता है। मैंने बहुत टाइम पहले ही ये फीलिंग को त्याग दिया था। तभी उसके पीछे से उसको कोई पुकारता है एंड हम लोग देखते हैं वो होता है एड साइमन का बड़ा बेटा, और ऑब्वियसली उसके साथ 2 चमचे भी होते हैं। जेमी उससे पूछता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिसको सुनते ही उसके जो चमचे होते हैं वो उसकी काफी ज्यादा बड़ाई करने लगते हैं एंड जेमी पर चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से जेमी की बुद्धि सनक जाती है एंड वो कहता है शांत हो जाओ। उसकी बात उन लोगों के कान में जाते ही वो दोनों अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। वो जितना भी कोशिश करें बट उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा होता, जिसको देखते ही एल्फ के सांप सूंघ जाता है। वो कहता है क्या तुमने इन लोगों पर साइलेंस स्पेल का यूज किया? जेमी कहता है कम से कम तुम्हें इतना तो पता ही है, तुम एक बंदर होते हुए भी काफी ज्यादा इवॉल्व कर गए हो। इस चीज को सुनते ही एल्फ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जेमी कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बड़े हो या मैं छोटा हूँ, तुम्हारा काम क्या है वो बताओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें भी चुप करवा दूंगा। एल्फ कहता है मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने नहीं आया हूँ, मुझे बस तुमसे थोड़ी बात करनी थी। जेमी कहता है मुझे सुनना ही नहीं है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। एल्फ कहता है तुमने सुना नहीं क्या कि वो दोनों क्या कह रहे थे? तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? जेमी कहता है हाँ मुझे पता है, तुम एल्फ साइमन के बेटे हो। एल्फ कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें सब चीज पता है, तो क्या हम लोग फॉर्मली कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं? अगर हम लोग अभी से ही दोस्ती कर लें तो अपने टाइम के सबसे बड़े नोबल बन सकते हैं। तो क्या सोचते हो, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? जेमी कहता है नहीं, मुझे तुम में और तुम्हारे गेम्स में कोई भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा अगर काम खत्म हो गया हो तो यहाँ से दफा हो। जिसकी वजह से एल्फ गुस्सा हो जाता है और एक मैजिक स्टिक निकाल कर जिमी के सामने तान देता है। उसके बिहेवियर में सडन चेंज देखकर जिमी पहले तो हैरान होता है बट देन थोड़ी देर में वो स्माइल करने लगता है और कहता है ओह तो तुम हार मानकर लड़ाई पे उतर ही आए। एल्फ कहता है मैं ये नहीं करना चाहता था बट तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जिमी कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम ये सब करते हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। एल्फ कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, जब तक मेरे पास ये है तब तक किसी को भी हमारी फाइट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। वो ये कहने के साथ ही अपने हाथ से एक आर्टिफैक्ट निकाल देता है एंड उसको कास्ट करके अपने आसपास एक क्यूब बना देता है। जेमी कहता है आर्टिफैक्ट ऑफ इल्यूजन? हाँ।
एल्फ कहता है तुम्हें इसके बारे में पता है? जो भी हो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम अपने घुटने मेरे आगे टेकने ही वाले हो। देन वो अपने चमचों को साइलेंस स्पेल से फ्री कर देता है। जिमी उसके आर्टिफैक्ट को देखते हुए कहता है इंटरेस्टिंग। एल्फ कहता है इंटरेस्टिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहीं सटिया तो नहीं गए हो? तभी जिमी एक स्पेल कास्ट करता है एफिलिक्शन, जिसकी वजह से उसके आसपास काफी सारा डार्क और आ जाता है एंड एल्फ और उसके चमचों के आंखों और मुंह से खून निकलने लगता है। वो लोग काफी ज्यादा पेन में होते हैं। जिमी कहता है ये आर्टिफैक्ट का इफेक्ट बंद मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारी फैमिली मेंबर्स तुम्हारा पेन देख नहीं पाएंगे। तभी वो तीनों और भी ज्यादा दर्द में कराहने लगते हैं और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं एंड हम लोग देखते हैं एल्फ को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो काफी ज्यादा कांप रहा होता है, सोच रहा होता है मैं इसको खत्म कर दूंगा, इससे मैं अपना बदला लेके ही रहूंगा। बट ऐसा मैं करूंगा कैसे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो रैंक 4 मेज है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ रैंक 2 का मेज हूँ। आखिर मैं इन सब पचड़े में कैसे ही पड़ गया? एक सेकंड, लेकिन वेल्टन हाउसहोल्ड तो अपनी तलवारबाजी के लिए जाना जाता है, तो फिर आखिर ये चूजा इतना अच्छे तरीके से मैजिक कैसे यूज कर पा रहा है? देन वो बदला लेने का सोचते हुए वहां से निकलने लगता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एल्फ को, जो कि कहीं पर अपने चमचों के साथ जा रहा होता है। उसके चमचे कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम ये चीज करोगे? एल्फ कहता है आखिर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद करो और मेरे पीछे पीछे आओ। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है, बड़े भैया, और हम लोग देखते हैं वहाँ पर होता है उसका छोटा भाई लेनन। एल्फ उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। लेनन अपने हाथ में एक आर्टिफैक्ट दिखाते हुए कहता है अब आखिर मेरे बड़े भाई को किसी चीज की जरूरत हो तो मैं शांत कैसे बैठ सकता हूँ। एल्फ उस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड कहता है तुम्हें इतना पावरफुल आइटम कहाँ से मिला? लेनन कहता है आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अब जल्दी से जाओ और उस चूजे को मजा चखा दो। एल्फ उसकी बात मान जाता है एंड उस आर्टिफैक्ट को ले लेता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एल वेल्टन को एंड वो भी यहाँ पर आ चुका होता है। एल साइमन उसका स्वागत कर रहा होता है। वो दोनों ही आपस में हाथ मिलाते हैं एंड एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। देन वो लोग बात करने के लिए अंदर चले जाते हैं। वेल्टन पूछता है कि लंच कैसा गया? साइमन कहता है जैसे हमेशा जाता है। बाय द वे मैंने तुम्हारे लड़के से बात की थी। वेल्टन पूछता है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें मेरा लड़का कैसा लगा? साइमन बताता है कि तुम्हारा लड़का बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इतना ज्यादा टैलेंटेड कि कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता, जिसको देखकर वेल्टन खुश हो जाता है। साइमन कहता है मैं अपनी लाइफ में जितने भी लोगों से मिल चुका हूँ वो उन सब में से सबसे ज्यादा गिफ्टेड है। नहीं मैंने गलत कहा, वो पूरे मैनकाइंड के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गिफ्टेड है। वेल्टन कहता है मार्कस ने भी यही कहा था। साइमन पूछता है क्या मार्कस भी जिमी से मिल चुका है? वेल्टन बताता है हाँ, मैंने उसको अपने घर में बुलाया था ताकि वो जिमी को पढ़ा पाए एंड उसका टीचर बन पाए, बट मार्कस ने मेरी ये बात नहीं मानी, उसने जिमी के टीचर बनने से इनकार कर दिया। साइमन कहता है ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुम्हारा लड़का बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो खुद ही अपना रास्ता चुन सकता है। और तो और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि वो रैंक 9 का मेज बन सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियों में होता था। साइमन कहता है मुझे तुमसे जलन होती है कि मेरे बेटे तुम्हारे बेटे जैसे गिफ्टेड क्यों नहीं है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल बन सकता है। मैनकाइंड काफी ज्यादा वीक है, एल्फ, ड्रैगन्स, डीमंस वगैरह स्पीसीज हम लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसे स्वॉर्ड मास्टर की वजह से ही इंसानियत में कुछ बैलेंस बना हुआ है। लेकिन सोचो क्या होगा जब हम लोगों के पास एक रैंक 9 मेज हो। हम लोगों के सामने ड्रैगन्स तक मुंह नहीं उठा पाएंगे, जो कि सबसे पावरफुल मैजिक क्रिएचर्स हैं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया में इंसानियत का ही राज हो। और तुम्हें तो उस हिस्ट्री के बारे में मुझसे ज्यादा पता है, जो कि अब जबरदस्ती भुलाई जा चुकी है। देन वेल्टन वहाँ से निकलकर जिमी के रूम में आ जाता है। वो अपने बेटे को देखकर सोच रहा होता है तो क्या सच में ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। देन वो थोड़ी देर तक अपने ही बेटे को देखने लगता है और मन में कुछ न कुछ सोचने लगता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं हॉल को, जहाँ पर जिमी सोच रहा होता है कि आखिर मेरे फादर लास्ट नाइट को इतने ज्यादा डिप्रेस क्यों लग रहे थे। मैं उनके माइंड को पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जो भी मेरे पास अभी करंट पावर है उसके साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तभी जिमी के पास ऐश आ जाती है। जिमी कहता है मैंने तुम्हें कल अच्छे से समझा दिया था कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, बट वो उसकी बात नहीं मानती एंड अपने बहन को बुलाने लगती है। जिमी कहता है तुम्हें जो करना है करो, बस मैं यहाँ पर और नहीं रुकने वाला। ऐश कहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कम से कम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस तो कर ही सकते हैं, वैसे भी हमारी फैमिली काफी ज्यादा क्लोज है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है ऐश जरा तमीज से बात करो, आखिर तुम एल हाउस होल्ड की यंग मास्टर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। एंड हम लोग देखते हैं वो होती है ऐश की बड़ी बहन रेबेका बैलेट। तभी जैसे ही जिमी उसको देखता है वो कहीं खो जाता है एंड वो कहता है जेन। वो बताता है कि पिछले जन्म में यही उसका प्यार थी, गॉड्स ने उसकी लाइफ को मुझसे छीन लिया था और सिर्फ इसी चीज ने मुझे अंदर तक हिला दिया और मेरी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल गई। और आज वही लड़की एक बच्चे के रूप में मेरे सामने खड़ी है।
तभी वहाँ पे एल्फ आ जाता है एंड कहता है, ओह तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुमने मेरे साथ जो भी कुछ किया है उसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इसी समय मैं तुम्हें अपने घुटनों पे लाऊंगा, अब भुगतो। एंड वो ये कहने के साथ ही आर्टिफैक्ट का यूज कर देता है, जिसकी वजह से एक इमेंस फ्लेम जिमी की तरफ बढ़ने लगती है। बट जिमी इतने पावरफुल स्पेल को चुटकी बजाते ही खत्म कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें मेरे बीच में आने से मना किया था। ये सब देखकर एल्फ पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जो भी स्पेल जिमी पे कास्ट किया था वो नॉर्मल स्पेल नहीं था, वो था रैंक 6 का स्पेल, द फीनिक्स रैथ, जिसको कि उसके फादर साइमन ने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया था। आखिरकार इसने इतने पावरफुल स्पेल को चुटकी बजाते ही खत्म कैसे कर दिया। एल्फ अभी भी सदमे में होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं जिमी को, जिसको कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो वापस से अपने डियाब्लो वाली पर्सनैलिटी में जाने लगता है। वो बहुत बेरहमी के साथ कहता है, अब मरो। उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेल से एल्फ की पूरी बॉडी जमने लगती है। पहले कुछ देर तक तो एल्फ समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, बट तभी उसको काफी जोर से दर्द होने लगता है और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। डियाब्लो लगातार उसी को ही घूर रहा होता है, जिसका मतलब ये है वो लगातार अपने स्पेल को कास्ट कर रहा होता है। तभी कोई हाथ उसकी आंखों को बंद कर देता है और उससे कहता है, बस बहुत हुआ, अब बस करो। एंड ये होता है जेमी का फादर। तभी जिमी भी उसके गोद में बेहोश हो जाता है। वेल्टन सोच रहा होता है, पहले तो मुझे लगा कि ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो मैं समझ गया कि ये स्पेल किसी को मारने के इंटेंशन से कास्ट किया गया है एंड अगर मैं अभी बीच में नहीं आता तो एल्फ की वहीं पर मौत हो जाती। जिमी को देखकर साइमन सोच रहा होता है, बहुत बढ़िया। हालांकि वो स्पेल इनकम्प्लीट था क्योंकि एल्फ उसको सही से कास्ट नहीं कर पाया, और अगर वो स्पेल अच्छे से कास्ट हो चुका होता तो वो पूरे के पूरे हॉल को उड़ा सकता था। बट वेल्टन के बेटे ने इस स्पेल को तो पलक झपकते ही खत्म कर दिया। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल रैंक 9 में ही कर सकता है। ऐसा लगता है कि मुझे कोई मिल गया है जो कि मेरे लिए मेरे सपनों को पूरा करेगा। तभी एल्फ की मॉम एल्फ के पास पहुंच जाती है और अपने बेटे की खराब हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो कह रही होती है, उस लड़के ने हमारे प्यारे बेटे को हर्ट किया है, क्या आप कुछ भी नहीं करने वाले। तभी वहाँ पर जिमी की मॉम आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है, चलो अब सीधी सीधी बात करते हैं, तुम्हारे ही बेटे ने मेरे बेटे के ऊपर सबसे पहले हमला किया था, और तो और बस इतना ही नहीं, उसने उसके ऊपर इतना पावरफुल स्पेल का यूज किया। सबने वो देखा, क्या आपकी आंखें बंद थी? और बात और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगती है। तभी वेल्टन उसके बीच में आ जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है, बस करो, अब बहुत हुआ। लेकिन जिमी की मॉम काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो लगातार एल्फ की मॉम के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। तभी उन दोनों के बीच में साइमन भी आ जाता है। उसकी वाइफ ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। उसको लग रहा होता है कि वो उसका ही साइड लेगा, लेकिन होता तो बिल्कुल इसके उल्टा है। साइमन जिमी की मॉम से माफी मांगता है, जिसको कि सुनने के थोड़ी देर बाद उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अभी भी उसका गुस्सा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ होता। देन उन लोगों के निकलने के बाद साइमन सभी लोगों से माफी मांगता है, जिसकी वजह से पूरा हॉल खाली हो जाता है। तभी एल्फ की मॉम साइमन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड कहती है, एल्फ तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए क्यों नहीं खड़े हुए? साइमन कहता है, चुप हो जाओ, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम लोग अंदर जाके बात करेंगे, इसलिए जल्दी से अंदर जाओ। और अंदर जाने के बाद भी उसकी वाइफ साइमन पे चिल्ला रही होती है, लेकिन साइमन उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा होता है। वो एल से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और तो और ये मत कहना कि तुमने बस और बस ये सब मेरी अटेंशन पाने के लिए किया। लेकिन एल्फ कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता। साइमन कहता है, अपना मुंह खोलो, क्या तुम्हें पता भी है कि जो भी तुम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो उससे सभी लोगों पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, और ये सब चीजें हमारी किंगडम के लिए बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। एल्फ काफी ज्यादा डरते हुए कहता है, मैंने इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, मैं बस उस चूजे को मजा चखाना चाहता था। साइमन उससे पूछता है, आखिर तुम्हें वो आर्टिफैक्ट किसने दिया? वही आर्टिफैक्ट जिसमें कि फीनिक्स रैथ थी। एल्फ अपने मुंह से अपने भाई का नाम नहीं बता पा रहा होता। वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। साइमन कहता है, एल्फ तुम्हें पता है मैं कोई भी सवाल दोबारा नहीं पूछता, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट चांस है, मुझे बताओ कि वो तुम्हें किसने दिया। एल्फ डर के मारे अपने भाई का नाम ले लेता है। तभी उसके भाई को वहाँ पर बुलाया जाता है, जिसकी वजह से लेनन वहाँ पर आ जाता है। वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि उसके भाई ने उसका नाम ले लिया, लेकिन वो फिर भी बहुत इनोसेंट सा चेहरा बना लेता है एंड कहता है, फादर क्या आपने मुझे बुलाया था? साइमन कहता है, सच सच बताओ, क्या वो तुम ही थे जिसने कि एल्फ को उसके हाथों में फीनिक्स रैथ का आर्टिफैक्ट दिया था? लेनन कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो मैंने ही दिया था। साइमन पूछता है, आखिर तुमने इतना खतरनाक आइटम उसको क्यों दिया? लेनन बहाना बनाते हुए कहता है, क्योंकि एल्फ मेरा भाई है और मैं उसको दुखी होता हुआ नहीं देख सकता था, इसी वजह से मैंने उसकी हेल्प करने के इंटेंशन से उसको वो दिया था। साइमन कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, तुमने ये सब इस वजह से किया था क्योंकि तुम अपने बड़े भाई को कंट्रोल करना चाहते थे। जिसको सुनते ही लेनन चौंक जाता है। वो सोच रहा होता है, आखिरकार इनको कैसे पता चला? साइमन कहता है, तुम दोनों लोग हमेशा यही सोचते होगे कि मैं तुम दोनों पर ध्यान क्यों नहीं देता। मैं ऐसा इस वजह से नहीं करता क्योंकि हालांकि तुम लोग मेरे बेटे ही हो,
लेकिन फिर भी तुम लोगों में वो टैलेंट नहीं है जो मैं अपने बेटों से चाहता था। और अगर तुम लोगों को सच में मेरी अटेंशन चाहिए तो ये फालतू की चीजें करना बंद कर दो और कुछ ऐसा काम करो जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि तुम लोग मेरा ही खून हो। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसका फल तुम ही लोगों को मिलेगा। इसी वजह से कल तुम लोग जेमी वेल्टर से माफी मांगने जाओगे और तुम लोग तब तक उससे माफी मांगोगे जब तक वो माफ नहीं कर देता। एल्फ को जिमी के सामने जाने से डर लग रहा होता है, सो अपने भाई से कहता है, लेनन क्या तुम उससे माफी मांगने जाओगे? बट लेनन कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता। वो बिल्कुल शांत खड़ा होता है और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसके फादर की बातें गूंज रही होती हैं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जिमी को जो कि सो रहा होता है। उसके पास उसकी मॉम खड़ी होती है एंड वो थोड़ी देर पहले के इंसिडेंट के बारे में ही सोच रही होती है। वो अपने इमोशन पे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। तभी आर्गुनस भी वहाँ पर आ जाता है एंड अपनी वाइफ को संभालता है। वो उसको दिलासा देता है एंड कहता है जो भी तुम मुझसे चाहती हो वो मैं करूंगा। देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं एंड हम लोगों को पता चलता है कि जिमी जग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी काफी ज्यादा चिंता कर रहे हैं और आखिर करे भी क्यों ना, क्योंकि मैंने पहली बार अपना कंट्रोल खोया है और अगर वहाँ पर फादर नहीं आते तो मैं एल्फ को मार चुका होता। देन वो आंखें बंद करके जेन के बारे में सोचने लगता है। वो सोच रहा होता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो भी मेरे साथ रिंकार्नेटेड हुई है, लेकिन मेरे सील हुए काफी साल बीत चुके हैं। सो मेन सवाल ये है वो तब रिंकार्नेट क्यों नहीं हुई? वो बस और बस तभी रिंकार्नेट हुई है जब मैं रिंकार्नेट हुआ। क्या ये सब बस और बस किस्मत है या इन सभी चीजों को कोई कंट्रोल कर रहा है? बस मुझसे ये मत कहना कि इन सभी चीजों के पीछे वही 12 गॉड्स हैं। अरे यार आखिर मैं ये सब सोच ही क्यों रहा हूँ? क्योंकि अगर वो गॉड्स को मेरी रिंकार्नेशन के बारे में पता होता तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते और फिर से मुझे कैद करने के लिए यहाँ पर आ जाते। देन वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक आदमी को जो कि एक कबूतर के थ्रू किसी को मैसेज भेज रहा होता है एंड उस मैसेज में जिमी के बारे में लिखा होता है और वो बंदा उस कबूतर को उड़ा देता है। तभी कुछ टाइम बीत जाता है और हम लोग देखते हैं जिमी को जो कि गार्डन में टहल रहा होता है एंड वो जेन के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसको कहीं से पानी की आवाज आती है जिसको सुनते ही वो चौकन्ना हो जाता है एंड जब वो उस आवाज का पीछा करता है वो देखता है वहाँ पर बैठी होती जेना। जिमी उससे बात करता है। वो सोच रहा होता है जेन इस लाइफ में भी एक वाटर एलिमेंटलिस्ट बन गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? एंड वो इन्हीं सब बातों में ही खोया हुआ होता है। तभी जेन उसको टोकती है लेकिन अभी भी वो कुछ भी नहीं बोलता। जेन को लग रहा होता है कि अभी भी वो कल के हादसे की वजह से सदमे में है, इसी वजह से वो उसको हक कर लेती है। देन वो उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेबेका कहती है ये अच्छा ही हुआ कि आप यहाँ पर आ गए क्योंकि हम लोगों की कल कन्वर्जेशन अधूरी रह गई थी। जेमी कहता है मैं भी यही सोच रहा था। रेबेका काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। जिमी पूछता है वैसे मैंने तो ऐसा सुना है कि बैलेट फैमिली के लोगों का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ विड एलिमेंट के साथ ही होता है। रेबेका कहती है मैं भी विंड एलिमेंट के साथ ही अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती थी और मैंने ऐसा ट्राई भी किया, लेकिन कोई भी विंड एलिमेंट मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने को राजी नहीं था। और कुछ टाइम बाद एक वाटर एलिमेंट मेरे पास आया जिसने कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात की। उसके हिसाब से यही मेरा फेथ है। वैसे नॉर्मली तो मुझे अपने फादर से इसके बारे में पूछना चाहिए था, लेकिन तब पता नहीं क्या हुआ मैंने ऑन द स्पॉट ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। जिमी सोचता है मैं समझ गया, किंग एलिमेंटल को इसके बारे में पता होगा। वो बताता है कि किंग एलिमेंटल के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बाकी कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सोल से होता है। एंड मेरे ख्याल से जैसे ही जेन की सोल रेबेका के रूप में रिंकार्नेट हुई वैसे ही इन सब चीजों के बारे में किंग एलिमेंटल को पता चल चुका होगा। जिमी रेबेका से कहता है अच्छा तो फिर क्या हुआ था? क्या विस्काउंट बैलेट ने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया था? वो कहती नहीं, बस वो थोड़ा सा मुझसे डिसअपॉइंटेड थे जो कि मैं भी हुई हूँ। जिमी कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम थोड़ी स्पेशल हो क्योंकि मैंने आज तक ऐसी एलिमेंटल स्पिरिट के बारे में नहीं सुना है जो कि अपने आप से ही लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इंसिस्ट करती हो, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देन वो वहाँ से जाने लगता है। रेबेका सोच रही होती है मैं चाहती थी ये थोड़ी देर और बैठकर मेरे साथ बात करें। एक सेकंड, आखिर मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ? देन हम लोग देखते हैं जिमी को जो कि साइमन के हाउस होल्ड में वापस से आ चुका होता है और जैसे ही वो उसके अंदर कदम रखता है उसके सामने खड़े होते साइमन के दोनों बेटे। वो उनसे पूछता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी एल्फ उसे सॉरी बोलने लगता है। जिमी पहले तो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, बट देन वो सब कुछ समझ जाता है कि साइमन ने एल्फ को अपनी गलती की माफी मांगने के लिए मेरे पास भेजा है। वो कहता है अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बगल में ये जो लड़का खड़ा है ये कौन है? एल्फ बताता है ये मेरा छोटा भाई है। जिमी कहता है तो फिर ये यहाँ पर क्यों आया है? क्या तुम्हें अकेले मेरे सामने आने से डर लगता है? लेनन कहता है ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली वो बंदा मैं ही था जिसने उसको आर्टिफैक्ट दिया था जिसका यूज करके इसने तुम्हारे ऊपर हमला किया। ये सुनते ही जिमी को गुस्सा आने लगता है। वो उससे उसका नाम पूछता है। लेनन अपना नाम बताता है। जिमी उसकी मैजिकल एनर्जी को नोटिस कर रहा होता है और उसको देखकर वो ये कंक्लूड करता है कि एल्फ का छोटा भाई उससे ज्यादा टैलेंटेड एंड होशियार है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ आखिर एल साइमन इतने ज्यादा पोटेंशियल को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? वो अपने बेटों से इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड क्यों है? तभी लेनन बहुत सियाना बनते कहता है
एल्फ ने अपनी गलती की माफी मांग ली है और ऑब्वियसली तुमने उसको माफ कर ही दिया होगा। सो अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, जिसकी वजह से जिमी इरिटेट होने लगता है एंड वो एल्फ से कहता है, एल्फ मुझे ऐसा लगता है कि अपने हाउस होल्ड में तुम्हें अपनी पोजीशन बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने सही कहा ना लेनन? तभी जिमी लेनन के बिल्कुल पास पहुंच जाता है एंड कहता है, तुम लोग चाहे जो भी करो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर लास्ट इंसिडेंट में तुम भी इन्वॉल्व थे और या तो उसके मास्टरमाइंड थे तो एक छोटे से पनिशमेंट तो तुम्हारे लिए भी बनती है। जिसको सुनते ही लेनन चौंक जाता है और थोड़ा डरने लगता है। तभी लेनन को एक डार्क ऑरा घेरने लगता है। उसको अपनी बॉडी बिल्कुल कोल्ड महसूस हो रही होती है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो जमा जा रहा है। तभी वो अपने घुटनों पे गिर जाता है और उसको चारों तरफ अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिख रही होती है, जो कि बहुत बड़ी सी आग, जो कि जिमी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। वो कह रहा होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक ही बार माफ करूंगा। थोड़ी देर में देखते ही देखते उसके आसपास का सारा डार्क ऑरा गायब हो जाता है और हम लोग देखते लेनन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो बस रो रहा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ। वो बस और बस अपने घुटनों पर ही बैठ के रो रहा होता है। उसको बस और बस एक ही बात सुनाई पड़ रही होती है, जो कि जिमी ने कही होती है कि ये गलती लेनन की पहली और आखिरी गलती थी। इसके बाद वो उसकी गलती माफ नहीं करेगा। तभी लेनन जिमी से सॉरी बोलने लगता है। देन जिमी वहाँ से चला जाता है एंड हम लोग देखते हैं कि वो घर के लिए निकल रहा होता है और वो वहीं पर ही खड़े होकर सारी तैयारियों को देख रहा होता है, क्योंकि उसको घर जाने की बहुत जल्दी होती है। तभी उसके पास साइमन आ जाता है। वो कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था। ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है। जिमी कहता है, सेम मेरे साथ भी है, मैं भी आपसे बात करना चाहता था। साइमन कहता है, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, अगर तुम चाहो तो और भी देर तक रुक सकते हो। जिमी कहता है, नहीं नहीं, मुझे घर जाना है क्योंकि मुझे वहाँ जाकर आराम करना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और रीजन तो आपको पता ही होगा। वो एल्फ वाले इंसिडेंट के बारे में इंडिकेट कर रहा होता है। साइमन पहले उसकी बात सुनकर चौंक जाता है, बट देन वो स्माइल करने लगता है। वो जिमी से कहता है, मैजिकल सोसाइटी ने तुम्हें नोटिस कर लिया है, वैसे तुम्हें अपने पोटेंशियल के बारे में तो पता ही होगा, तुम एक गिफ्टेड हो। जिमी कहता है, बिल्कुल मुझे पता है। बाय द वे, वो जो लेनन नाम का लड़का था, मैंने उसको थोड़ा सा मजा चखा दिया, सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? साइमन कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था। जिमी कहता है, मैंने जो भी तुम्हारी बेटी के साथ किया है उसकी वजह से तुम गुस्सा क्यों नहीं हो? साइमन कहता है, मैं गुस्सा क्यों ही होगा, वो बस और बस अपनी कर्मों का फल झेल रहा है। जिमी बताता है, वो जो लेनन है वो मैजिक में काफी अच्छा है, अगर आप उसको ट्रेन करोगे तो वो एक अच्छा खासा मेज बन सकता है। साइमन कहता है, मैं इसके बारे में जानता हूँ, उसका पोटेंशियल बाकियों से ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी काफी नहीं है। जिमी इरिटेट होते हुए कहता है, अगर तुम उसको थोड़ा सिखा भी दोगे तो तुम्हारे बिगड़ क्या जाएगा? वैसे भी उसके अंदर इतना तो पोटेंशियल है कि वो एक ना एक दिन तुम्हारे जितना पावरफुल बन सकता है, बट अगर तुम उसके ऊपर इतना प्रेशर बना के रखोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब कुछ आप ही की गलती है। ये सुनते ही साइमन चौंक जाता है। जिमी कहता है, आपके बेटों ने गलत रास्ता इस वजह से चुना क्योंकि आप हमेशा उन्हें नकारते ही आए एंड वो दोनों आपका अटेंशन पाना चाहते थे। साइमन कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि सब चीज मेरी गलती है और मैं ही अपने बेटे का टैलेंट नहीं जानता? इस बच्चे से बात करके तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई बच्चा ना हो, बल्कि ये बहुत पावरफुल मेज हो, इतना ज्यादा पावरफुल कि मैं उसके आसपास भी नहीं आता हूँ। तभी किसी की आवाज आती है, जिमी जाने का टाइम हो गया। जिमी साइमन को बाय बोलकर वहाँ से निकलने लगता है। साइमन जिमी को ही निहार रहा होता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं डियाब्लो को, जो कि कहीं जंगल में खड़ा होता है। तभी वो किसी को बुलाता है और उसके सामने आ जाते हैं उसके दोनों चमचे, एजार्ड एंड राइजा। डियाब्लो पूछता है कि तुम लोगों को क्या क्या पता चला? राइजा बताता है, ऑर्डर ऑफ जेनिथ काफी ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है एंड वो हिल्स के काफी ज्यादा पार्ट में चैरिटी भी कर रहा है। वो गरीबों का दिल जीत रहा है, जो लोग भूखे हैं उनको खाना दे रहा है, जिन लोगों के पास घर नहीं है वो उनको शेल्टर दे रहा है, यहाँ तक कि वो एक ऑर्फनेज भी चला रहा है। तो कुल मिलाकर वो सब लोगों का भरोसा जीत रहा है। जिमी पूछता है, ये सब कुछ कितने ज्यादा टाइम से हो रहा है? राइजा बताता है, तब से जब से रेबल ग्रुप का एलिमिनेशन हुआ था, उसके बाद से ही वो लोगों का भरोसा जीत कर उनके बीच में प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वो बिना पैसे की लोगों की मदद कर रहा है, जिसके चलते लोग उसके फेथ को अपना रहे हैं, यानी कि फेथ ऑफ जेनिथ को। सभी के सभी लोग धीरे धीरे जेनिथ के फॉलोअर्स बनते जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ जेनिथ के बारे में ये सब बातें सुनकर डियाब्लो हैरान हो जाता है। जेनिथ तो ऐसा पर्सन है ही नहीं जो कि अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचे भी, वो सिर्फ और सिर्फ अपना भला करना ही जानता है। तो आखिरकार ये सब अच्छी चीजें क्यों करवा रहा है? वो अपने चमचों से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है क्या वॉर एंड पीस दोनों को एग्जिस्ट कर सकती हैं? राइजा कहता है, नहीं, बट मेरे ख्याल से वो को रिलेट जरूर कर सकती हैं। डियाब्लो कहता है, तुमने बिल्कुल सही बोला और यही सेम चीज जेनिथ भी कर रहा है। वो पीस के होने का ढोंग कर रहा है, लेकिन इसकी ढोंग की नींव खोखली है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि उसके डिवाइन पावर का फुल पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ वॉर टाइम में ही बाहर आता है। लेकिन इस टाइम उसके फॉलोअर जो भी कर रहे हैं वो उसके खुद के नेचर से बिल्कुल उल्टा है। तो तुम लोग जाओ और पता करो कि उसके फॉलोअर्स इतनी अच्छी हरकतें क्यों कर रहे हैं। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। डियाब्लो कहता है, मैं इस चीज की जड़ों तक जाऊंगा।
देन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है ऑर्डर ऑफ जेनेट के ऑर्फनेज को, जहाँ पर वही लड़का होता है जो कि कुछ दिनों पहले डियाब्लो से टकराया था। वो ऑर्फनेज में सफाई का काम कर रहा होता है एंड ऑर्डर ऑफ जेनेट का एक मेंबर उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है। उस लड़के का नाम होता है रिकी। वो सोच रहा होता है मेरी अभी की लाइफ बिल्कुल हेवन जैसे चल रही है, मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती है, यहाँ पर मुझे हर चीज पसंद है। लेकिन यहाँ से आने से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 महीने पहले ही आया था। अगर मुझे इन लोगों का साथ नहीं मिला होता तो मैं और मेरी बहन भूख के मारे तड़प रही होती। तभी वो अपने रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसकी सिस्टर बैठी होती है और हम लोगों को पता चलता है वो ब्लाइंड होती है और सैडली इसी वजह से उनके बचपन में ही उनके पेरेंट्स उनको छोड़ दिया होता है। लेकिन जब मैं गलियों में भटक रहा था तब किसी को भी मेरी फिक्र नहीं होती थी, सबको बस और बस अपने से ही मतलब होता था। और मैं जब जिंदगी से हार मानने ही वाला था तभी मेरे सामने वो आया जिसको कि गॉड ने ही भेजा हुआ होता है। उसने मेरे लिए अपना हाथ बढ़ाया और अब मेरा सपना यही है कि मैं गॉड का एक बहुत अच्छा प्रीस्ट बनूं एंड ऑर्डर ऑफ जेनेट की वजह से मेरे लाइफ में जो भी मिरेकल्स हुए हैं मैं उनको पूरी दुनिया में फैला दूं। तभी उसको उसके कुछ फ्रेंड्स बुलाने लगते हैं और उसको पता चलता है कि उनमें से एक लड़का गॉड का प्रीस्ट बनने के लिए चुना गया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा जेलस भी होता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं डियाब्लो को जो कि आसमान की ऊंचाइयों में होता है और वो कहीं जा रहा होता है। देन वो ब्लैक से कहता है कि हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, नीचे उतरो। तभी उसको कोई बंदा दिखता है जो कि जमीन में पड़ा होता है। जब डियाब्लो उसके पास पहुंचता है तो उसको उसकी बॉडी से कुछ ऑरा निकलता हुआ महसूस हो रहा होता है एंड जब वो उसकी छड़ी देखता है तब उसको पता चलता है कि ये बंदा एक प्रीस्ट है। लेकिन उसको ये सोच के हैरानी हो रही होती है कि आखिर एक प्रीस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ क्यों है। तभी उसके पास जाकर अपना पैर उसके सर पर रख देता है एंड कहता है क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? बट तभी वो बंदा उसका एक पैर पकड़ लेता है। उसके अचानक से ये करने की वजह से डियाब्लो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। तभी वो बंदा बताता है कि वो भूखा है और ये कहने के साथ ही वो डियाब्लो के पैरों में गिर जाता है। लेकिन ये सब चीजें डियाब्लो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। वो सोचता है मैं इसको यहीं पर भूख से तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दूंगा एंड वो ऐसा ही करता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं सुबह हो चुकी होती है। जिमी ब्रेकफास्ट के लिए बैठा होता है बट वो बहुत ज्यादा खराब मूड में लग रहा होता है एंड हम लोगों को पता चलता है कि उसका मूड इस वजह से खराब है क्योंकि जिस प्रीस्ट को उसने कल रात में छोड़ दिया था वो आज उन्हीं के डाइनिंग टेबल में उसके फादर के कहने पे खाना खा रहा है एंड हम लोगों को पता चलता है कि वो काफी देर तक वहीं पे पड़ा था। बट तभी उसको वेल्टन के गार्ड्स ने देख लिया। देन वो लोग उसको वेल्टन के पास ले आए। वेल्टन पूछता है अच्छा तुम पियरो के फॉलोअर हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं फॉरगिवनेस की गॉडेस पियरो को सर्व करता हूँ। वेल्टन अपनी वाइफ से कहता है तो फिर तो ये बहुत चौंकने वाली बात है ना? उसकी वाइफ कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। प्रीस्ट कहता है मैं कुछ समझा नहीं, आखिर इसमें चौंकने वाली कौन सी बात हुई? जिमी की मदर कहती है क्या तुम बिशप सफायर को जानते हो? वो कहता है क्या? एक सेकंड, क्या आप एप्टन से हैं? वो बताती है मैं बेले हाउस होल्ड से हूँ। जिसको सुनते ही वो बंदा चौंक जाता है और पलक झपकते ही अपने घुटनों पे आ जाता है, जिसकी वजह से जिमी हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है आखिर वो अपने घुटनों पे कैसे आ गया, क्योंकि जहाँ तक मैं ऑर्डर ऑफ पियरो के बारे में जानता हूँ उसके फॉलोअर जल्दी किसी के सामने घुटने नहीं टेकते। वो सिर्फ या तो एक बिशप के सामने घुटने टेकते हैं और या तो उससे भी ऊपर रैंक वाले के। वो काफी भोला बनते हुए पूछता है फादर आखिर ये आदमी मॉम के सामने घुटने क्यों टेक रहा है? वेल्टन कहता है ये बहुत लंबी कहानी है, मैं कभी तुम्हें बाद में बताऊंगा, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देन सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ वेल्टन एंड वो आदमी ही बात कर रहे होते हैं। वेल्टन उससे पूछता है आखिर तुम्हारे यहाँ पर आना कैसे हुआ, क्योंकि इस रीजन के लोग पियरो के बारे में नहीं जानते, कहीं तुम उनमें अपना प्रोपेगेंडा तो फैलाने नहीं आए हो? वो कहता है नहीं मैं तो बस और बस यहाँ पर किसी का पीछा करते हुए आया हूँ। आर्गोनस पूछता है किसका पीछा? वो बताता है मैं ऐसे इंसान का पीछा कर रहा हूँ जो कि ह्यूमंस एंड बाकी क्रिएचर्स पे काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है, जिसको कि सदियों पहले ही बंद कर दिया गया था। मैं ढूंढ रहा हूँ एक काइमेरा मेकर को। ये बात सुनते ही आर्गोनस हैरान हो जाता है एंड कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे किंगडम में भी एक काइमेरा मेकर है? आखिर वो है कौन? वो आदमी कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो कहता है अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, सो मैं बस और बस आपका सपोर्ट चाहता हूँ। वेल्टन काइमेरा मेकर के बारे में सोचने लगता है और हम लोगों को पता चलता है काइमेरा मेकर उसको कहते हैं जो कि तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमंस और काफी अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स को जोड़ता है एंड उनका एक कंबाइंड म्यूटेंट बनाता है। ये सब सोचने के बाद आर्गोनस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज का एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। देखो वैसे तो ये कंप्लीट मानवा है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू तभी करूंगा जब इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, इसीलिए अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो भर के लाइक को कमेंट कर देना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।